मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा क्या वनस्पति के बारे में हम पढ़ रहे थे, भारत की वनस्पतियाँ। ठीक है। और वनस्पति में जो है हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी हमारी, हमने उसमें बात कर ली थी वनों के प्रकारों की, जिसमें हमने प्रशासनिक आधार पर और जो सरकारी स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, दो चीज़ों के बारे में हो गया था ना। फिर जो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है भौगोलिक आधार पर जो वर्गीकरण है, मतलब भारत के अंदर जो भौगोलिक मतलब क्षेत्र के आधार पर जिसका वर्गीकरण किया गया है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। भौगोलिक आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करें तो ये 7 प्रकार से हमारे वन पाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ की वनस्पतियाँ हैं वो 7 प्रकार के जो हमारे यहाँ पर वन पाए जाते हैं, और वो 7 प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं उन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले मैप से देखेंगे। ठीक, इसके अंदर क्योंकि देखो मैप से है ना, आप लोग जब भी अपना आंसर लिखेंगे तब भी आप लोगों को मैप बनाना है, और मैं आपको हर क्लास में ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको मैप जो है वो कंपल्शन है आप लोगों के लिए। मैप नहीं बनाओगे तो ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हो, जैसे मैथ्स और उसमें आते हैं ना, साइंस के सब्जेक्ट में आते हैं, उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी पूरे मार्क्स आते हैं। लेकिन शर्त है कि उसके लिए आपको मैप, डायग्राम और जो है मैटर, तो जो मैटर लिखते हो ना आप, वो इतना मैटर नहीं करेगा जितना आपके डायग्राम और जितना आपका इफेक्टिव आंसर होगा ना वो आपके नंबर दिलाएगा आपको। क्या थ्योरी तो सब लोग लिखेंगे, जो बच्चा 1 हफ्ते में 1 वीक सीरीज पढ़ के जाएगा वो भी आंसर लिखेगा, और वो भी वो सारी चीज़ें लिखेगा जो आप लोग लिखेंगे। बस अंतर इतना होगा कि आप उस चीज़ को मैप में भी दिखाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, तो आपका आंसर उनसे अलग होगा। ठीक है। और अब जो हम लोग बात कर रहे थे हमारे किसकी, भौगोलिक आधार पर 7 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है, हम लोग क्योंकि हर चीज़ को मैप से देख रहे हैं, ठीक, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन। अभी सबसे पहले मैं कुछ ना बता के सिर्फ आप ये बताइए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना पहले कि जो है 0 डिग्री हमारे यहाँ पर जो है 8 डिग्री चैनल से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से हमारे भारत का एक्सटेंशन शुरू होता है। हमारी पहली क्लास में ये डिस्कस हुआ था। 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत का एक्सटेंशन शुरू होता है, और ये जो हमारा ग्लोब होता है इसमें ये 0 डिग्री से और 5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, या फिर 10 डिग्री भी ले लेते हैं कभी कभी उसको, तो वो होता है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए मैं आप लोगों को ना इसमें एक डायग्राम बना के समझाती हूँ। देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है ये 0 डिग्री है, और यहाँ पर 10 डिग्री तक ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक हमारा कौन सा क्षेत्र आता है, उष्ण कटिबंध। ठीक, देखिए जो सन की किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो इस 10 डिग्री तक लगातार पड़ती है, मतलब पूरे 12 घंटे में जब आप बात करेंगे तो 12 घंटे जो है यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती रहती हैं 0 डिग्री पे। ये तो आप लोग जानते होंगे ना, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए तो अफ्रीका के लोग काले हैं। और अपने दक्षिण साउथ की तरफ आप चले जाओ, केरला, तमिलनाडु, वहाँ के लोग भी कितने जो है उनका कॉम्प्लेक्स कितना डार्क होता है। रीजन ये है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो सूर्य की जो किरणें है वो यहाँ पर 12 घंटे सीधी पड़ती रहती हैं, और जितना अधिक तापमान होगा उतनी ही अधिक वहाँ पर बारिश भी होगी। तापमान और बारिश का एक अलग रिलेशन है जो आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में उसको पढ़ा होगा पहले, या फिर इस बार तो शायद आप लोगों के नहीं है वो सब्जेक्ट, लेकिन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर BA फर्स्ट ईयर में ही पढ़ ली होगी ये चीज़, तो कि क्लाइमेटोलॉजी के अंदर कि तापमान और वर्षा का क्या संबंध है। ठीक, अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ तापमान अधिक है, तापमान सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, वनस्पति वगैरह होगी नहीं, लेकिन तापमान अधिक है, और क्योंकि यहाँ पर महासागर भी है, यहाँ बीच में अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, नीचे दक्षिण हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर क्योंकि तापमान अधिक है, तो तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा,
और वाष्पीकरण अधिक होगा तो आप ऊपर जाकर संघनन का प्रक्रिया अधिक होगी, और संघनन की प्रक्रिया अधिक होगी तो बारिश अधिक होगी। इसको हम लोग फिर कभी कोई क्लास जो है एक एक्स्ट्रा लेके उसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमारे इतना ही यहाँ पर काम का है कि यहाँ पर तापमान अधिक रहने की वजह से यहाँ पर क्या रहता है, हर दिन में हर डेली 2 बजे यहाँ पर बारिश होती है। आप लोग देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है उसमें डेली 2 बजे से मतलब 1 से 3 बजे या 2 बजे के आसपास यहाँ पर डेली बारिश होती है। रीजन क्या है? तापमान अधिक है। तापमान अधिक है, महासागर स्थित है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होता है तो संघनन की प्रक्रिया अधिक होगी, जल्दी हो जाएगी, और जब संघनन की प्रक्रिया होगी तो वहाँ बारिश होगी। अब क्योंकि यहाँ बारिश डेली हो रही है तो यहाँ पर क्योंकि तापमान अधिक है तो यहाँ पर वनस्पति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तापमान अधिक है लेकिन फिर भी वाष्पीकरण की दर और ये संघनन वर्षा डेली हो रही है तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो सदाबहार वन मिलेंगे। मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाएंगे, क्योंकि पानी की कमी है नहीं, तापमान भी पूरा मिल रहा है, वर्षा भी पूरी मिल रही है, तो यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो हमारे सदाबहार वन मिलेंगे। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखिए, भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि हमने बात कर ली वर्षा अधिक चाहिए तो कम से कम 200 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए होनी चाहिए। वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होनी चाहिए। और अगर हम इसमें प्रजातियों की बात करें, वन की अगर प्रजातियों की अगर हम बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं उसमें महोगनी, ये पेड़ों के नाम है, ठीक, महोगनी, सिनकोना, प्राकृतिक रबड़, आबूनस, ये सारे के सारे जितने भी इस प्रकार के जो सदाबहार वन के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, देखिए सबसे ज़्यादा बारिश हमारे यहाँ कहाँ होती है? पश्चिमी घाट का जो ये पश्चिमी ढाल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार मिलेंगे। पश्चिमी ढाल पर हो गया। मेघालय के अंदर, यहाँ पर मेघालय में हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के वन मिलेंगे। ठीक, केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर इस प्रकार के वन मिलेंगे। और जो वन होते हैं ना, ये भारत की जैव विविधता जो होती है ना वो इसमें पाई जाती है। सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और केरल के अंदर एक जगह है, कौन सी? साइलेंट वैली करके। कौन सी? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली। और जो साइलेंट वैली है वहाँ पर सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं। जो हमारा पहला पार्ट था उष्णकटिबंधीय सदाबहार, वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। महोगनी, सिनकोना, प्राकृतिक रबड़ इसके प्रकार हो गए, पेड़ों के जो प्रकार हैं वो। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, मेघालय, केरल, कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। हर जो टाइप पढ़ेंगे उसके अंदर बस आपको इतनी ही चीज़ें इसमें लिखनी है। दूसरा जो हमारा प्रकार आता है वो आता है हमारा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन, देखिए पतझड़ वन मतलब मानसूनी वन भी इसके कहेंगे, कि एक टाइम पे इसमें पत्ते होते हैं और एक टाइम पे इसमें पत्ते नहीं होते, क्योंकि ये मानसूनी प्रकार का वन कहलाता है। देखिए इसमें जो बारिश होती है वो हमारी 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। यहाँ पर क्या था? 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होनी चाहिए। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और भारत में जो है ये सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में जो मिलते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे जेनुअल जो पेड़ होते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं, नीम हो गया, शीशम हो गया, ठीक, महुआ का पेड़, सागवान का पेड़, चंदन, साल, ये सारे जो वृक्ष हैं ये हमारे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। आप लोगों ने शीशम और नीम तो देखी होंगी ना, सबके घरों में मिलती हैं आजकल गाँव में। तो उसके जो होते हैं एक टाइम के बाद पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए नए पत्ते आना स्टार्ट होते हैं। आते हैं कि नहीं आते? जो उस प्रकार के जो वन पाए जाएंगे वो हमारे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहलाते हैं।
अब इसके अंदर हम उसका जो विस्तार देखें तो ये पूर्वोत्तर भागों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो ये पूर्व का जो भाग है हमारा, इसके अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। 2 प्रकार के वनों की हमने बात कर ली, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तीसरा जो वन आता है वो आता है हमारा पर्वतीय वन। तीसरा कौन सा वन आता है हमारा? पर्वतीय वन। जो पर्वतीय वन है इसमें 2 प्रकार के वन होते हैं। एक तो उत्तरी पर्वतीय, हम लोग पर्वत की बात कर चुके हैं, उत्तर में भी पर्वत था हिमालय और दक्षिण में भी पर्वत है। तो एक तो हो गए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय वन, और एक हमारे दक्षिणी पर्वतीय वन। दोनों प्रकार के वन यहाँ मिल रहे हैं, ठीक। और जो ये उत्तरी पर्वतीय वन है इसके अंदर क्योंकि हिमालय वाला पूरा पार्ट आता है तो इसमें 3 प्रकार के वन शामिल किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हिमालयी आर्द्र वन। जैसे मान लीजिए कि हिमालय का जो पर्वत पदीय क्षेत्र होता है या फिर हिमालय का जो कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो हमारे हिमालयी आर्द्र वन कहलाते हैं, ठीक। इसके अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती। देखिए पर्वतीय वन, पर्वतीय वन में 2 प्रकार हैं, उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पर्वतीय। उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पर्वतीय। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में क्योंकि हिमालय वाला क्षेत्र था तो सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो कौन सा है हमारा हिमालयी आर्द्र वन। हिमालयी आर्द्र वन। और आर्द्र वन कौन से होंगे? जहाँ पर ऊंचाई कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड को इसके अंदर शामिल किए जाते हैं क्योंकि ये पर्वत पदीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा हमारे जो है मध्य ऊंचाई वाले हिमालयी वन। जो मध्य ऊंचाई वाले जो हिमालयी वन होते हैं वो हमारे कोणधारी वन कहलाते हैं। जो मध्य वाले जो क्षेत्र के भाग होते हैं, मध्य ऊंचाई हिमालयी वन होते हैं, वो कोणधारी वन भी माने जाते हैं। 2000 से 3000 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये, ठीक। अब जो तीसरा जो इसमें पार्ट है वो है हमारे हिमालयी अल्पाइन वन। अल्पाइन वन, इसमें सिर्फ आप लोगों को नाम याद रखना है कि हमें पता है कि पर्वतीय वन कौन से होंगे, जो हमारे उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पर्वतीय। उत्तरी पर्वतीय में हमारे हिमालयी आर्द्र वन एक, तो दूसरा है कोणधारी, तीसरा है हिमालयी अल्पाइन वन, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। और जो दक्षिणी जो हमारे पर्वतीय वन हैं इनके क्षेत्र बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्षेत्र आपको पता है कि कौन कौन से क्षेत्र, और क्षेत्र में आप लोगों को बताऊंगी भी नहीं क्योंकि हम लोग हिमालय पूरा पढ़ चुके हैं और वो पूरा जो हिमालय वाला रीजन है वो पूरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश वन में आएगा। दक्षिणी जो वन है इसमें हमारे प्रायद्वीपीय भाग के जितने भी पहाड़ हैं वहाँ पर जिस प्रकार की जो वहाँ जैसे मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जितने भी पहाड़ हैं या पर्वत हैं उनके ऊपर जो वनस्पतियाँ मिलती हैं उनको हम दक्षिणी पर्वतीय वन कहते हैं। सबसे ज़्यादा ना इन वाले क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा आलू की खेती करते हैं लोग इन वाले क्षेत्रों के अंदर, ठीक। तो अभी तक हमारे कितने हो गए? 3 हम लोगों ने वनों की बात कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा वन आता है वो हमारा आता है, इसको हम दूसरे मैप में देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार के वन। देखिए कौन सा हो गया? चौथा चल रहा था ना हमारा, उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्धशुष्क वन। शुष्क व अर्धशुष्क है तो मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले वन ये पाए जाएंगे। आपको वर्ड से समझना है, शुष्क, आर्द्र, अर्धशुष्क, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने पढ़े हैं ना, बीच बीच में आते रहे हैं हमारे उसमें। तो जिससे जहाँ शुष्क और अर्धशुष्क आ गया मतलब 100 सेंटीमीटर तक की बारिश हो रही है वहाँ पर, ठीक। इस प्रकार के जो वन है उसमें 2 प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाएंगी। उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्धशुष्क वन में 2 श्रेणियां मिलती है। 2 प्रकार के जो उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्धशुष्क वन है कौन कौन से? एक तो अर्धशुष्क हो गया और एक हमारा शुष्क या मरुस्थलीय वन हो गया। देखिए
अर्धशुष्क मतलब 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और शुष्क मतलब हमारे यहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क व अर्धशुष्क वन में दो प्रकार के हो गए, अर्धशुष्क और शुष्क प्रकार के वन। अर्धशुष्क में 70 से 100 सेंटीमीटर और शुष्क में 70 सेंटीमीटर से भी कम जो है वर्षा यहाँ पर पाई जाएगी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो अर्धशुष्क के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। हमें पता है कि 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ होती है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल जो था ये वाला क्षेत्र, ठीक, वृष्टि छाया क्षेत्र। और जो शुष्क होगा वो कहाँ होगा, हमारे राजस्थान, गुजरात, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के जो वन पाए जाएंगे। दोनों क्लियर हुए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क व अर्धशुष्क वन, दोनों जो है अर्धशुष्क और शुष्क। अर्धशुष्क में 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा और शुष्क में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अर्धशुष्क क्योंकि 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है तो यहाँ पर कहाँ कहाँ ये वन पाए जाएंगे, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद में यहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर, पश्चिमी घाट, जो ये पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल था इधर का जो क्षेत्र था वो जो वृष्टि छाया क्षेत्र था वहाँ पर। और जो शुष्क क्षेत्रों की अगर बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र। ठीक, इतनी समझ में आई ये चीज़। जो यहाँ पर ये राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो ये वनस्पति पाई जाती है उसको मरुद्भिद वनस्पति भी कहते हैं। मरुद्भिद वनस्पति के नाम से हम इसको जानते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट पांचवा जो प्रकार है, उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र, घास के प्रदेश। देखें, घास के जो प्रदेश है ना ये भी हमारे यहाँ पर दो प्रकार के हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। अभी तक जो है हम लोगों ने बड़े जो पेड़ पौधे थे, जो बड़े पेड़ थे उनको हमने वनों की संज्ञा दे दी। इसी के अंदर नेक्स्ट आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश। ठीक, तो इसके अंदर भारत के 3 क्षेत्र आते हैं। एक तो सेवण घास का मैदान, आप लोगों ने सुना होगा सेवण घास, सेवण घास के मैदान, सवाना और उर्मिल। सेवण घास के मैदान राजस्थान में मिलेंगे। राजस्थान के अंदर कौन से हैं हमारे, सेवण। सवाना जो है वो हमारे एमपी के अंदर मिलेंगे, कौन से, सवाना। और जो उर्मिल है वो हमारे कर्नाटक में उर्मिल प्रकार के वन जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश पूरे भारत में 3 हैं। सेवण घास के मैदान राजस्थान में, सवाना घास के मैदान एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर, उर्मिल घास के मैदान हमारे कर्नाटक में पाए जाते हैं। दूसरा, एक अभी तक हमने उष्ण कटिबंध की बात कर ली, अब हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश। तो शीतोष्ण घास के जो प्रदेश हैं, छठा जो प्रकार है हमारा कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो हमारे पाए जाएंगे उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके अंदर। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्योंकि ये जो है हमारा पार्ट उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ तक कर्क रेखा गुजर रही थी, राजस्थान से गुजर रही थी ना कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, तो यहाँ तक उष्ण कटिबंध आ गया। उससे ऊपर के जो भाग होंगे उसमें हमारा कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ उत्तर में पाए जाएंगे। तो उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के वन घास पाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, JNK की बात करें तो यहाँ पर घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। जो यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास, उनको मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर बुग्याल कहते हैं, बुग्याल या फिर पयार, बुग्याल और पयार इसको कहते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर के अंदर मर्ग जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान उनको मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड के अंदर बुग्याल या पयार कहते हैं। और भारत के अंदर अगर हम बात करें तो घास के मैदान सामान्यतः पशुपालक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, मतलब पूरे भारत में इसको पशुपालन के रूप में देखते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आई। सातवां जो हमारा प्रकार है, सातवां प्रकार है हमारे डेल्टाई वन। और डेल्टाई वन कहाँ होने चाहिए,
जहाँ नदी का जो जल है वो सागर में मिल रहा है, जहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र बन रहा है, जहाँ डेल्टा बन रहा है वहाँ पर डेल्टाई वन मिलेंगे। तो डेल्टाई वन कहाँ मिलेंगे? इस वाले क्षेत्र में। समझ में आई चीज? डेल्टाई वन, जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाएंगी वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाएंगे। और नदियाँ डेल्टा कहाँ बने? क्योंकि इधर तो एस्चुरी बनाती है ना, ज्वारनदमुख बनाती है, इधर की साइड पूरे में डेल्टा बनते हैं, तो ये वाले क्षेत्र में पूरे में डेल्टाई वन पाए जाएंगे। ठीक, ये इतनी चीज कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने एक 8वां प्रकार, जो इसमें क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया था, लेकिन एक 8वां प्रकार और हमारे इसमें आता है। कौन सा? टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति कहाँ मिलेगी? टुंड्रा वनस्पति, देखिए जो टुंड्रा वनस्पति है वो बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में मिलेगी। ठंडे क्षेत्रों में इन द सेंस कि जहाँ पर 30-40 दिन तक जो है हिम पिघलने से काई या लीचेन जैसी वनस्पतियाँ निकलती हैं, तो वो वाला क्षेत्र कौन सा होगा? जो बहुत ज़्यादा हाइट पे होगा, हिमालय वाले रीजन पे ही तो मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले क्षेत्रों में, हिमालय उच्च पर्वतीय भागों के अंदर, जहाँ 30-40 दिन तक हिम अगर पिघल जाती है, पूरे साल में 30-40 दिन ही पिघलती है, तो उसमें जो है छोटे छोटे पौधे जैसे काई हो गया, लीचेन जैसी वनस्पतियाँ उग जाती हैं। ये टुंड्रा वनस्पतियाँ मानी जाती हैं। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को कि ये जो हमारे यहाँ पर कितने प्रकार थे, 7 प्रकारों की हमने बात कर ली। अब इसके अंदर एक जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने बात करी थी कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूरे भारत में कितने वन होने चाहिए? 33% वन होने चाहिए। पिछली क्लास में हमने देख लिया था ये चीज़। और अब अगर हम बात करें वर्तमान में कितने प्रतिशत भाग पर जो है हमारे यहाँ पर वन है, प्रतिशत वन है, तो वो है हमारे 21.34% भाग पर यहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो होने कितने चाहिए? 33%, लेकिन वर्तमान में कितने पाए जा रहे हैं? 21.34% भाग पर वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वनों की अगर बात करें, सर्वाधिक वन, तो सर्वाधिक वन मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उसके बाद हमारे आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ वाले प्रदेश में। ठीक, सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, दूसरे नंबर पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में है छत्तीसगढ़। और कितना होना चाहिए वन का प्रतिशत पूरे भारत में? 33%, लेकिन है कितना? 21%, 21.34% ही। अब अगर न्यूनतम वनों की बात करें तो सबसे कम जो वन है वो है हमारे हरियाणा के अंदर, और दूसरे नंबर पे आता है पंजाब, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा गोवा। पहला, दूसरा और तीसरा। हरियाणा में सबसे कम, पंजाब में उससे ज़्यादा थोड़ा सा, गोवा में थोड़ा उससे ज़्यादा, और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अगर हम बात करें कि जो इसको कौन देखता है, तो वो हमने बात कर ली थी कि इसकी एजेंसी कौन है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये हमने बात कर ली थी कल, है ना, हमारे पिछले लेक्चर के अंदर। तो ये था हमारा कौन सा? वनस्पति वाला पूरा टॉपिक। ठीक है, और जो है कोरोना के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है। ठीक है, दिन के 80-80 हज़ार जो है पेशेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग भी अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, हर किसी भी बाहर भी अगर जाते हैं तो अपने हाथों को रेगुलर धोते रहिए। ठीक है, आप लोग खुद अपनी सेफ्टी रखेंगे तो सब अच्छा ही होगा। ठीक, अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक, और घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है कि घर पे रहने का मौका मिल रहा है और भाई अपनी पढ़ाई भी रेगुलर चल रही है। घर पे रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और कोरोना से बच के रहिए, क्योंकि ये बहुत जो है बड़ी महामारी है और इसको जाने में वक्त लगेगा। अभी तक हम लोग वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन वगैरह भी इसकी नहीं बन पा रही है। हाँ, वो 1-2 अल्टरनेट इसके निकाले गए हैं, जैसे कि जो प्लाज्मा थेरेपी जो एक निकाला गया है इसका अल्टरनेट, लेकिन सारी चीज़ें कुल मिला के ये हैं कि कुछ भी अभी कामयाब नहीं है। बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि 1-1 लाख लोग एक दिन के अंदर पेशेंट आ रहे हैं, तो इसका जो स्तर है, जो इसका लेवल है वो कितना हाई होगा। तो आप लोग भी अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। छोटे बच्चों को और जो आपके घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको इस चीज़ को थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कीजिए, कहिए। ठीक है,
तो आप लोग अच्छे से रहिए, ठीक, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। आगे की जो बात है हम लोग कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।